हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। बहुत दिन से आप लोगों का मैसेज आ रहा था, सर लॉन्ग क्वेश्चन तो करा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन कराइए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 15 शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह 2 वीडियो में पूरा जो इंपॉर्टेंट है वह खत्म हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोगों का किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी यदि समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, सभी का फुल फॉर्म लिखना, जिसमें पहला है IGFRI। IGFRI तो क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ये फुल फॉर्म वाला मैं बताऊंगा 6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसमें से 2-3। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला IGFRI। तो IGFRI का पूरा नाम क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट यदि पूछ दिया इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। किसका? IGFRI का। IGFRI का पूरा नाम इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा क्वेश्चन है CAZRI। तो CAZRI का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना सन 1959 ईस्वी में हुई थी। CAZRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला है CRIDA या क्रीडा, इसको कभी कभी देता है, हिंदी में ऐसे दे देगा क्रीडा। तो आप लोग को यही लिखना है वहां पर। ठीक है, तो क्रीडा का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार ये पेपर में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखिएगा। CRIDA, इसका पूरा नाम हो गया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक, अगला है इक्रिसेट, जो कि मैं बार बार बताता हूँ, बार बार एग्जाम पूछ लेता है। इक्रिसेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, इक्रिसेट का पूरा नाम, ICRISAT का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अगला है AICRP और AICRPDA। ठीक है, AICRP, AICRPDA, तो दोनों सेम है, बस लास्ट में इसमें DA लग गया है, तो DA से हो जाएगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, मैं पूरा नाम बताता हूँ AICRP का। तो AICRP का पूरा नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो कभी कभी सिर्फ AICRP देता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा AICRPDA देता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या जोड़ लेंगे इसको, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। आगे देखेंगे MDI। MDI का पूरा नाम क्या होता है? तो MDI का पूरा नाम होता है मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स। मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स पूरा नाम होता है MDI का। ठीक है, तो मैंने 6 क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो 6 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया फुल फॉर्म वाला। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी फिर बता देता हूँ, याद रखेगा, क्योंकि कुछ लोग को अच्छा से सुनाई नहीं दिया होगा, या कुछ लोग को थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, तो फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने बताया था IGFRI। तो IGFRI का पूरा नाम होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा मैंने बताया था CAZRI। तो CAZRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला मैंने बताया था क्रीडा। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। CRIDA का पूरा नाम सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका मैंने बताया था इक्रिसेट या ICRISAT। तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अगला है AICRPDA। तो AICRPDA का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड
रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अगला है एमडीआई, तो एमडीआई का पूरा नाम होता है मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स, मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में, ठीक है। तो क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कृषि वानिकी कहा जाता है, ठीक है। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर, उचित प्रकार से लगाकर दोनों से लाभ प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, दोनों से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कृषि वानिकी कहा जाता है, ठीक है। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार, मतलब फसल भी लगाएंगे उसके साथ पेड़ लगाएंगे और झाड़ी लगाएंगे, ठीक है, और दोनों से हमें लाभ प्राप्त होगा, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को एक कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि का उपयोग किया जाता है। अगला है शुष्क भूमि कृषि या वर्षाधीन खेती। तो शुष्क भूमि कृषि या वर्षाधीन खेती क्या होता है, तो ऐसी खेती जो वर्षा के ऊपर आधारित हो उसे बोलते हैं वर्षाधीन खेती, ठीक है। या सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक को शुष्क भूमि कृषि या वर्षाधीन खेती कहते हैं, ठीक है। 1 नंबर वाला है तो मैं इसीलिए छोटा छोटा बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक को शुष्क भूमि कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्स्वेदन अवरोधक या एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है एंटी ट्रांसपेरेंट का इसको लॉन्ग में भी पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बताया भी हुआ है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट या उत्स्वेदन अवरोधक क्या होता है, तो देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, और एंटी लग जाएगा आगे तो मतलब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाला। तो ऐसा पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन को रोकता है उसको एंटी ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, ठीक है। ऐसा पदार्थ जो पौधे द्वारा ग्रहण किए गए पानी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ने से रोकता है उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो पौधे द्वारा ग्रहण किए गए पानी को वाष्पोत्सर्जन से बचाता है, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो पौधों द्वारा ग्रहण किए गए पानी को वाष्पोत्सर्जन से बचाता है। यह एक प्रकार, या बोल सकते हैं कि उत्स्वेदन अवरोधक या एंटी ट्रांसपेरेंट एक प्रकार का पदार्थ है जो पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि को रोकता है, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट एक प्रकार का पदार्थ है जो पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल की हानि को रोकता है। पौधा जो होता है जितना जल ग्रहण करता है उसका 90% जो पानी होता है वह वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ जाता है। तो यही 90% पानी को उड़ने से रोकने के लिए पौधे के पत्तों पर या पौधे के ऊपर हम लोग जिस भी पदार्थ का प्रयोग करते हैं उस पदार्थ को बोला जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, और एंटी लग जाएगा तो मतलब वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए जो भी रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जल संचयन, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो जल संचयन क्या होता है, तो देखिए जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है, इसी जल को नदियों, तालाबों, कुआं आदि निचले स्थानों में एकत्रित करना, और एकत्रित जल को कृषि में प्रयोग लेने की प्रक्रिया को ही जल संचयन बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है, कुछ जल तो भूमि सोख लेता है, उसके बाद जब अधिक वर्षा होने लगती है तो जो अतिरिक्त जल भूमि पर बहने लगता है उसी को नदी, तालाब आदि निचले क्षेत्रों में स्टोर करना, एकत्रित करना, और एकत्रित करने की प्रक्रिया को जल संचयन कहते हैं। इस प्रकार का जो जल होता है इसका प्रयोग शुष्क भूमि कृषि में तब किया जाता है जब हमारी फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जल संचयन इस समझ में आ गया। देखिए जब वर्षा होगा तो वर्षा होता है तो कुछ भूमि सोख लेती है, उसके बाद जो भूमि पर बहने लगता है पानी जमीन पर, वही पानी जो होता है उसको स्टोर करना क्या कराता है, जल संचयन कराता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जल की कटाई, ठीक है। आगे देखते हैं समोच्च खेती। तो यह भी कभी कभी पूछ लेता है लॉन्ग में, लेकिन बहुत कम पूछता है, इसलिए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ उसको। तो समोच्च खेती क्या होता है, तो यह एक प्रकार की कृषि की पद्धति है। समोच्च खेती एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें बारिश और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेत की ढलान पर टाइलिंग की जाती है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, मिट्टी होता है, इसको रोकने के लिए, मिट्टी जब बारिश होता है तो मिट्टी बनने लगता है, तो इसको रोकने के लिए क्या कहता है, एक प्रकार की खेती की जाती है, एक प्रकार की टाइलिंग की जाती है जिसको बोला जाता है समोच्च खेती। इसमें इस प्रकार से देखिए पहाड़ है, पहाड़ों के विपरीत इस प्रकार से टाइलिंग की जाती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इस पर टाइलिंग रहती है। तो ये इसी पर खेती किया जाता है, और जो बारिश का पानी आता है और मिट्टी होता है यहीं पर आकर रुक जाता है, किनारे किनारे पर इस प्रकार का एक बॉर्डर लगा दिया जाता है मिट्टी से ही, तो वहां पर आकर रुक जाता है।
तो इस प्रकार से खेती करने की प्रक्रिया को समोच्च खेती बोला जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिससे बारिश और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेत की ढलानों पर टाइलिंग की जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मल्चिंग या पलवार क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में पूछता है। तो मल्च जो होता है नमी बनाए रखने, खरपतवार की वृद्धि को कम करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी की स्थिति में सुधार करने के लिए मिट्टी की सतह पर रखे जाने वाली एक सामग्री है। ठीक है, मल्चिंग यदि आपसे पूछ दिया तो क्या कहेंगे कि मिट्टी को ढकने के लिए, मतलब मिट्टी में नमी को संरक्षित करने के लिए, खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम जिस भी पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं मल्च, और इसको भूमि पर लगाने की प्रक्रिया को मल्चिंग बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो मल्च जरूरी नहीं कि आप प्लास्टिक का यूज करें, वहां पर खरपतवार का भी यूज कर सकते हैं, पराली, धान का जो पराली होता है उसका यूज कर सकते हैं, भूसे का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मल्च का प्रयोग करने से क्या होता है, भूमि नमी संरक्षित होता है, खरपतवार का कमी होता है, इस प्रकार से इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो मल्च नमी बनाए रखने, खरपतवार की वृद्धि को कम करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी की स्थिति में सुधार करने के लिए मिट्टी की सतह पर रखी जाने वाली एक सामग्री है मल्च तथा इसे भूमि पर रखी जाने वाली सामग्री को मल्च तथा इसे भूमि पर लगाने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। मतलब जो सामग्री भूमि पर लगाई जाती है उसको मल्च बोलते हैं, और इसे भूमि पर लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसके मल्चिंग बोला जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। तो देखिए, पूछता है कि हमारी जो रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, या पूछता है शुष्क भूमि कृषि में सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो वहां पर आप लोग इसको भी बताएंगे। ये जो सिंचाई की विधि होती है ना, इसमें जल का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता है, पानी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता है, जितनी आवश्यकता हमारे पौधों को होती है उतना है पानी, इससे हम लोग दे सकते हैं पौधों को। ठीक, तो ड्रिप सिंचाई, तो ड्रिप सिंचाई सिंचाई पद्धति है। ड्रिप क्या एक सिंचाई पद्धति है, सिंचाई की एक आधुनिकतम पद्धति। ठीक है, ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की एक आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी का जो अत्यधिक बचत होता है। ठीक है, इस पद्धति में क्या होता है, पानी का अत्यधिक बचत होता है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, इस पद्धति में क्या कहता है, पानी जो होता है पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है। देखिए, यह एक पाइप होता है। ठीक है, पाइप होता है और यहाँ पर जैसे मान लीजिए पौधा है तो यहाँ पर एक नोजल लगा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से बूंद बूंद करके पानी जो है इस पौधे के जड़ में गिरता है। तो इस प्रकार से इससे पानी का नुकसान भी नहीं होता और उचित मात्रा में जल का प्रयोग हो जाता है। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की एक पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है। इस पद्धति में जल का नुकसान नहीं होता है। कभी कभी स्प्रिंकलर सिंचाई भी पूछ लेता है, तो स्प्रिंकलर सिंचाई भी सिंचाई की एक पद्धति है। जैसे पानी होता है फव्वारों के रूप में हमारे पौधों पर गिरता है, इसमें भी एक नोजल लगा होता है और बहुत ऊपर से प्रेशर से पानी जब आता है तो बारिश के पानी की तरह ऊपर जाके फिर नीचे आके गिरता है पानी। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिंचाई भी होगा, ड्रिप इरिगेशन भी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है शुष्कता सूचकांक किसे कहते हैं। शुष्कता सूचकांक किसे कहते हैं, एरिडिटी इंडेक्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ। तो एरिडिटी इंडेक्स शुष्कता सूचकांक, तो मिट्टी में उपलब्ध औसत पानी का एक सूचकांक जिसे औसत वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक वाष्पीकरण के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी को एरिडिटी इंडेक्स या सूचकांक बोला जाता है। ठीक है, उसी को शुष्कता सूचकांक बोला जाता है। मिट्टी में उपलब्ध औसत पानी का एक सूचकांक जिसे औसत वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक वाष्पीकरण के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी को शुष्कता सूचकांक बोला जाता है। या बोल सकते हैं कि किसी दिए गए स्थान पर जलवायु की शुष्कता की डिग्री का एक संख्यात्मक संकेतन ही क्या कहलाता है, शुष्कता सूचकांक कहलाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पूछता है। क्वेश्चन है परिशुद्ध कृषि। परिशुद्ध कृषि से आप क्या समझते हैं, या प्रिसीजन फार्मिंग इसको बोला जाता है। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, इसको संरक्षित खेती बोलते हैं। तो कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। तो यह था 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताया। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन बताया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का पूरा खत्म हो जाएगा। और मैंने जितना लॉन्ग क्वेश्चन बताया और शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा, इतने आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और बहुत यदि हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इससे बाहर से ऐसे उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।